Good morning, students. Today we are going to discuss next part of our spectroscopy, that is rotational spectroscopy. देखिए, we are done with organic spectroscopy. उसमें हमने क्या पढ़ा था? NMR, है ना, mass, UV, visible. तो these are all the part of your organic spectroscopy. Then second part what we have learned? We have learned inorganic spectroscopy. तो inorganic spectroscopy में आपका क्या था? EPR, Mosbaer, ठीक है, ये बेसिकली पार्ट होगा आपकी इनऑर्गेनिक का. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें से भी सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए थ्योरी. ठीक है, तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है. देखिए, आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली होता क्या है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली it is the interaction of the electromagnetic radiations with the matter. Now in the rotational spectroscopy, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल के कौन से मोशन की बात हो रही है, रोटेशनल मोशन की. तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू रोटेट इज लाइज इन द रीजन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लो, ये जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मॉलिक्यूल नॉर्मली जैसे देखिए एक एटम की अगर मैं बात करूँ, ये मेरा एक एटम है, मॉलिक्यूल एटम है ना, सिंगल एलिमेंट से अगर मैं बात करूँ तो बना है. तो ये इसकी एक्सेस है, इस एक्सेस के अलावा मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा. अच्छा देखिए, रोटेशन के लिए एक सिंगल एटम भी अगर हो तो चलेगा. तो एक सिंगल एटम भी क्या कर सकता है, अपनी एक्सेस के अलावा रोटेट कर सकता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे वाइब्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होंगी. तो रोटेशन के लिए एक सिंगल एटम भी सफिशिएंट है, ये अपनी एक्सेस के अलावा क्या करेगा, रोटेट. तो ऑब्वियसली इसको जब मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये क्या करना स्टार्ट होगा, रोटेट करना होगा. लेकिन रोटेशन के लिए भी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चाहिए रहेगी ना. बहुत ही लाइट अमाउंट में अगर मैंने एनर्जी इंसिडेंट करी तो आपको लगता है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एक्टिवेट होंगे? नहीं. तो जिस रीजन में रोटेशनल मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं या जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता मतलब क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इट बेसिकली गोज फ्रॉम द रोटेशनल ग्राउंड स्टेट टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, और हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो वो किस रीजन की लाइट रिक्वायर्ड रहती है, माइक्रोवेव रीजन की. तो पहले तो आप लिख लीजिए, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द इंसिडेंट लाइट lies in the region of microwave region. ठीक है, चलिए दूसरी लिखिए, कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसे हम बेसिकली एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं. हर मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेंगे आपको. रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों. ठीक है, तो पहले कंडीशन लिख लीजिए, ओनली दोस मॉलिक्यूल्स विच इज हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. मॉलिक्यूल्स ये मैं लिख रहा हूं पर मैं डिक्टेट भी करता जा रहा हूं, आप लिखिए, मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट. जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वही मॉलिक्यूल बस आपके क्या शो कर सकते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं. क्या ये मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा? नहीं. क्यों? मॉलिक्यूल टोटली क्या है, नॉन पोलर मतलब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो. तो फॉर मॉलिक्यूल्स टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम इट्स एटलीस्ट नेट डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो इसमें लिख लो, नेट डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. क्योंकि हो सकता है मॉलिक्यूल देखने में आपको पोलर लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको लगेगा कार्बन और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये मॉलिक्यूल तो पोलर होना चाहिए, लेकिन नहीं. आपको ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग में भी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण इसका जो डाइपोल वेक्टर है वो कहाँ पॉइंट करता है, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ होगा, और ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बना बेटा, 180 डिग्री. और आपको पता है जब थीटा 180 डिग्री होता है तो म्यू नेट क्या हो जाता है, जीरो. ये हम ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, भले मॉलिक्यूल पोलर दिख रहा हो लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल H2, N2, O2, ये सारे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड करेगा क्या, अभी मैंने बताया नहीं. BF3
करेगा। तो आपको लगेगा बोरोन और फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट वही अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो BF3 प्लेनर होता है, इसका डायपोल वेक्टर ये, इसका डायपोल वेक्टर ये, और थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो वेक्टर एडिशन का, इन दो वेक्टर्स का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, समवेयर यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, इन दोनों का अगेन 180 डिग्री, सब कुछ कट कुटा के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो BF3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करते। अच्छा बताओ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। क्लियर है इतनी? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले हम इसको आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। पहला लिखिए, में भी जो होंगे आपके दो सब कैटेगरी आ जाएगी, एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मतलब H2, O2, N2, और तीसरा होता है आपका लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये SO2 नहीं बेटा, CO2, SO2 है ना, लीनियर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे आपके, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक के केस में आ जाएंगे। अब लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने सुना होगा एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं आई, विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कहीं आपने 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनएबिलिटी टू मोशन, मोशन में जो रुकावट पैदा होती है, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अलोंग हमारे पास तीन प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस, और एक अलोंग द जेड एक्सिस। अगर हम लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, देखिए जैसे ये H2 है, तो एक जो एक्सिस होगी ये अलोंग द एक्सिस होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा? नहीं 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 नहीं। आप ये मत सोचना कि इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मैं ये कौन से एक्सिस पास कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन के ही अलोंग अगर मैं एक्सिस एक पास कर दूं और इसको घुमाऊं कितने भी एंगल से, तो वो पूरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू क्या करता है, एक सिंगल एक्सिस होता है और उसके अलोंग क्या करता है, रोटेट करता है। उस समय मेरी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है कौन सी होती है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके अलोंग मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल बोलो वो जो लट्टू होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो अगर मैं इसी एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसको घुमाता रहूं तो मॉलिक्यूल हमेशा वहीं रहेगा जहां पहले से था, लीनियरी कंडीशन में रहेगा। मॉलिक्यूल रोटेट तो नहीं हुआ। रोटेट होने का मतलब भाई इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूल को मुझे रोटेट होता हुआ दिखना चाहिए ना। ये मॉलिक्यूल तो मैं ये सिंपली ऐसा लगेगा कि जो मॉलिक्यूल पहले था अभी भी वही है। तो बेसिकली प्रिंसिपल अब मैं यहाँ पे XYZ ना बोल के, या चलो बोल देता हूँ, लेट से सपोज करो ये मैं IZ बोल रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग Z एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, 0। वाई 0? बिकॉज इस एक्सिस के अलोंग हमें कोई भी रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अगर कोई रोटेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, 0। इस एक्सिस के अलोंग सोचो अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये मॉलिक्यूल है और एक्सिस ये है, और ऐसे रोटेट करूं तो अब मेरा मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, देखो इस तरीके से क्या करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो मुझे दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं रोटेशन के अलोंग। तो इसका मतलब IX इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हाट अपॉन IY, तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसके अगर परपेंडिकुलर एक्सिस को ले लूं तो वही मॉलिक्यूल प्लेन में क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में दो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एक्सिस ऐसी होती हैं, या जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी होती हैं जो नॉन जीरो होती है, लेकिन एक हमेशा क्या होती है, 0। और फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज I इज इक्वल टू μr²। ठीक है, व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रेड्यूस्ड मास। रिमेंबर, बहुत से बच्चे ये गलती कर लेते हैं, म्यू को क्या हम समझ लेते हैं, मास समझ सकते हो, बट फॉर द जनरलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, but that holds only true for the linear diatomic molecule। ठीक है, ये ध्यान रखना। लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो इसके लिए I इज इक्वल टू μr² नहीं होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, 2MARAB²। क्या है ये 2MA, देखिए
लेट से अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इस कार्बन एटम को बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो 2 टाइम्स मास है वो किसका है, ऑक्सीजन के एटम का। तो 2 इंटू एम ए आर ए बी, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज आर ए बी। तो आई इज इक्वल टू 2 μ 2 ma r a b स्क्वायर या 2 ma r² बोल सकते हो, ठीक है। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ओनली लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल का केस समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप नाम से समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक टॉप के मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, आई ए लिखूं या बी लिखूं, देखिए एग्जाम में हो सकता है वो एक्स वाई जेड ना देके ए बी सी देके पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड ही है, ठीक है। तो सुपर सबस्क्रिप्ट से कंफ्यूज मत होना कि आई ए दिया है आई बी दिया है कि क्या दिया हुआ है। आई ए भी दिया जा सकता है, आई एक्स आई वाई आई जेड भी दिया जा सकता है। सिमेट्रिक टॉप में क्या होता है बेटा, आई एक्स बराबर आई वाई होता है, आई वाई इज नॉट इक्वल टू आई जेड होता है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब पहली चीज तो ये ध्यान में रखने वाली है कि किसी भी कंपोनेंट के अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगी, ठीक है। दूसरी क्या चीज देखने को मिली आपको कि जो दो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट शुड बी एक्स, इट शुड बी वाई, इट शुड बी जेड, व्हाटएवर इट इज, दो प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, बराबर, और तीसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, डिफरेंट। तो इस हिसाब से भी ये मॉलिक्यूल दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। एक कहलाता है बेटा प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, दूसरा कहलाता है बेटा ओबलेट सिमेट्रिक टॉप। प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मतलब आई एक्स बराबर आई वाई एंड दिस इज ग्रेटर देन आई जेड, और ओबलेट में उल्टा हो जाएगा, आई एक्स बराबर आई वाई एंड इट इज लेस देन आई जेड, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोलेट नाम से समझ में आ, जैसे प्रो से ऐसा समझिए, प्रो मतलब क्या होता है, हायर एडवांस, ही इज अ प्रोफेशनल या इज अ प्रो मैन या ही इज प्रोएक्टिव, हाईली एक्टिव इंसान है। मतलब प्रो मतलब क्या होता है, समथिंग एडवांस चीजें होती हैं। तो प्रो मतलब ध्यान रखना हमेशा जो दो सेम प्रिंसिपल एक्सिस होंगी ना, या जो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगी, वो हमेशा थर्ड वन से क्या होंगी, ज्यादा होंगी, प्रो होंगी। ओबलेट में उल्टा हो जाएगा, कम होंगी। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, जैसे लेट से फॉर एन एग्जाम्पल CH3F का ले लेते हैं, ट्राई मिथाइल फ्लोराइड। इसका अगर हम डायग्राम देखें, CF H और CH3F। अब इफ यू सी कि ये जो मेरी एक्सिस है, ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ध्यान से रखना केवल कार्बन और फ्लोरीन से पास हो रही है। हाइड्रोजन ये है ना, ये किस तरीके से होगा, ये और ऊपर से नीचे जाएगी, हाइड्रोजन को कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। वो ऐसा दिख रहा है 2D में। तो ये वाली एक्सिस के कौन से दो एटम्स को कंटेन करेगी, कार्बन और फ्लोरीन को। अब इसके अलावा मैं अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करूं, विल गेट ए डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक कौन सी होगी, ये वाली, लेट से इसको आप आई जेड बोल लो, इसको आप आई एक्स बोल लो, और एक इसका ये परपेंडिकुलर आई क्या बोल लो, वाई। आप देख सकते हो जिस एक्सिस के अलोंग कौन सी दो एक्सिस आपको दिख रही है, सेम है। पहले तो ये बताओ कौन सी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दिख रही है, आई एक्स और आई वाई, और कौन सी डिफरेंट दिख रही है, आई एक्स डिफरेंट दिख रही है। आप मुझे बताओ ये प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप के एग्जांपल में आएगा कि ओबलेट में आएगा, ये कैसे पहचानते हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, प्रोलेट जो है ना, इट्स लाइक अ टॉप, लट्टू देखा है ना हमने, उसके जैसा होता है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करूँ, इट शुड बी लाइक दिस, ये देखो, इट शुड बी लाइक अ स्पिनिंग टॉप, एक लट्टू की तरह दिखता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो कार्बन फ्लोरीन के अलोंग की एक्सिस है, इसके अलोंग जब मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या है, दो हल्के फुल्के हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो कार्बन हाइड्रोजन के अलोंग है, उसके अलोंग जब रोटेट होगा तो एक कौन सा आइटम रोटेट होगा, आपका भारी सा फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी। तो आई एक्स आई वाई जो दो सेम आ रही हैं वो ज्यादा आएंगी किससे, आई जेड से। और ओबलेट के एग्जांपल में क्या आ जाएगा बेटा आपके, तो ओबलेट के एग्जांपल में आपका आ जाएगा ऑल प्लेनर चपटे मॉलिक्यूल जो होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, जो भी है प्लेनर मॉलिक्यूल का कोई भी एग्जांपल सबसे अच्छा जो मुझे समझ में आता है, लेट्स से साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, या बेसिकली चलो ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन ही लिख लो आप इसमें एग्जांपल। अभी और एग्जांपल ऐसे मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहे हैं, बट फॉर द टाइमिंग ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक टॉप। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है बेटा आपकी कौन सी, स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप में क्या होगा, स्फेरिकल टॉप में तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी, और तीनों ही लेकिन जीरो नहीं होंगी। जीरो क्यों नहीं होंगी, हर एक्सिस के अलॉन्ग मुझे क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन ऑब्जर्व होगा, और उसके अलॉन्ग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाई देगी। ठीक है, स्फेरिकल टॉप, अब अगर तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल हाईली क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। जैसे CH4 पर CH3F की जगह अगर मैं यहाँ पे F की जगह एक फ्लोरीन लगा दूँ, वो सॉरी फ्लोरीन की जगह एक हाइड्रोजन लगा दूँ, तो आप देख सकते हो आप तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो Ix बराबर Iy बराबर Iz एंड ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल टॉप। CH4 हो गया, ठीक है, SF6 हो गया, जितने भी स्फेयर के जितने भी मतलब जहां भी आपको तीनों एक्सिस के अलॉन्ग आपको सेम सिमेट्री दिखे, वो क्या देखो बेटा, ये बात नहीं कर रहे कि कौन से मॉलिक्यूल, आप बोलोगे कि सर CH4 तो जो है रोटेशनली इनएक्टिव है, ये तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। टिल नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा कौन सा नहीं, अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल के टाइप को, स्फेरिकल टॉप है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल टॉप है, कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग। CH4 हो गया, SF6 ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, स्फेरिकल टॉप के एग्जांपल आएंगे। और आखिरी में बेटा आता है आपका कौन सा, एसिमेट्रिक टॉप। अभी तो आप नाम से समझ जाओगे एसिमेट्रिक टॉप में क्या होने वाला है। एसिमेट्रिक टॉप में क्या होगा, Ix इज नॉट इक्वल टू Iy इज नॉट इक्वल टू Iz एंड ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल वाटर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, नेप्थलीन ले लो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मॉलिक्यूल उठा के ले लो, एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके आएंगे बेटा, आपके एसिमेट्रिक टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, पहली बात डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जो रिजिड होगी, जिसकी फिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, कोई सा भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल आप उठा सकते हो, जैसे कि H2। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ, देखिए ये एक हाइड्रोजन का आइटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का आइटम है, और ये इन दोनों के बीच की बॉन्ड। ठीक है, चलो एक और एक अच्छे से बता देता हूँ फिक्स इस तरीके से। ठीक है, चलिए लेट्स से इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब क्योंकि यहाँ दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, तो ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन के केस में सेम होगा। अगर मैंने इसके आइसोटोप ले ली, H2 की जगह Hd ले लिया, तो इन दोनों के मास अंतर हो जाएगा, लेकिन रहेगा लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही। और लेट से इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये, लेट्स से दिस इज r0। ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ बेटा, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए, तो जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला। EJ इज इक्वल टू, मैं अभी बता रहा हूँ ये सब J वगैरह क्या है, सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप पहले लिख लो h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1। और यूनिट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये किस में आएगी आपकी, जूल्स में। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी, एंड दैट शुड बी एक्सप्रेस इन वेव नंबर। हम एनर्जी को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वेव नंबर के फॉर्म में। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको जूल्स को वेव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो शायद मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी, सिंपली आप किससे डिवाइड कर दो, HC से। क्यों कर दो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये आप सोचिए, अगर मैं इस को HC से डिवाइड कर दूँ तो बचेगा क्या, H से कट जाएगा, डिवाइड करना है तो ऊपर का एक H कट जाएगा, एक बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है,
जे इंटू, अभी सब बता रहा हूँ, ये जे क्या है, बी क्या है, सारी की सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ। जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, पर ये किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज जे हियर, ये जे क्या है, तो जे जो है वो है आपका यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर। और बोलोगे सर ये क्या नई चीज़ बताई आपने, रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा क्वांटम नंबर होता है, 4 क्वांटम नंबर पढ़े होंगे आपने। पहला क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको बताता है, एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, सबसे पहला एनर्जी लेवल क्या होगा, जहाँ इनकी वैल्यू क्या रखते हैं हम, 1। इनकी फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, जहाँ इनकी वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो जब मॉलिक्यूल एक्साइट होगा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, लाइमन सीरीज, बायमन सीरीज, पास्चर, पी फोर ब्रैकेट सीरीज, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। या मॉलिक्यूल N1 से N2, N2 से N3, N4 से N5 तक जाता है। सिमिलरली वहाँ पे जो एक्साइटेशन होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो बेसिकली डेट इज समथिंग रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से डील करते हैं, बट यहाँ पर हम केवल किससे डील कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन से। मॉलिक्यूल को सिर्फ क्या करना है, रोटेट करना है। तो जिस तरीके से वहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। आप बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो, जो आपने हाइड्रोजन के एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रम से कंपेयर कर सकते हो। ओनली थिंग इज वहाँ हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, यहाँ पे एक्साइटेशन किसका होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का होगा। मतलब मॉलिक्यूल्स एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएंगे, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जे समथिंग कॉल्ड एज रोटेशनल क्वांटम नंबर। जिस तरीके से वहां होता है एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है। पर ध्यान रखना जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, जे की वैल्यू 0 मतलब मॉलिक्यूल क्या है, ग्राउंड स्टेट में, मतलब मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल। आप देखो अगर मैं यहाँ पे जे की वैल्यू 0 रख दूँ, व्हाट विल हैपन, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई जे क्या आ जाएगा, 0। मतलब मॉलिक्यूल इज हैविंग नो रोटेशनल एनर्जी लेवल एट ऑल, मतलब मॉलिक्यूल्स इज नॉट एबल टू रोटेट एट ऑल। और ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि मॉलिक्यूल हमेशा रोटेट करे। ठीक है, तो जे क्या हो गया बेटा आपका, रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया। जैसे वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और, एच क्या है बेटा आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। 8 अपने आप में कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट है, आई म्यू आर स्क्वायर है, मास कांस्टेंट है, म्यू में मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, दो एटम्स के बीच की दूरी फिक्स है। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पूरे को इकट्ठा बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक और कांस्टेंट से, जिसे मैं बोलता हूँ बी, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एच अपॉन, अब डिपेंड करता है आप कहाँ लिख रहे हो, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई अगर आप जूल्स में लिख रहे हो, और बी इजिकल टू हो जाएगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रहे हो। तो बी क्या हो जाएगा, कहलाएगा आपको यहाँ पे बेटा रोटेशनल कांस्टेंट। बी क्या कहलाएगा, रोटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, इतनी चीज समझ में आया आपको। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर से एक बार लिख देता हूँ, ई जे इजिकल टू बी जे इंटू जे प्लस वन जूल्स में और सेंटीमीटर इनवर्स में, एक ही तो बात है। पर बी की वैल्यू डिपेंड कर जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, ध्यान रखना कि किस में पूछी गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विथ सेंटीमीटर इनवर्स, जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, चलिए। अब मुझे बताइए कि अगर मैं जे की वैल्यू 0 रखूँ यहाँ पे, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो जैसे आप रिलेट करना चाहो तो बिल्कुल वैसे रिलेट कर सकते हो जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिलेट करते थे। तो वहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते थे, ग्राउंड स्टेट एन इजिकल टू 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे, जे इजिकल टू 0 1 2 3। चलिए, तो मैं पहले कुछ एनर्जी लेवल्स क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, आप भी मेरे साथ साथ चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करने हैं, थोड़े से कर लो। ठीक, अब आप बस मुझे ये बताते जाइए, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दूं, छोटा कर दूं। ठीक है,
लेट्स से यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे, j इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, j इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, j इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, j इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। ठीक है, अब बताओ j इज इक्वल टू 0 पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ई जे इज इक्वल टू 0, वो फॉर्मूला बी जे इंटू जे प्लस वन ध्यान रखिएगा, किसी में भी आप लिख सकते हो। अच्छा, j की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा बताओ बेटा, j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ब्रैकेट में j प्लस वन कितना हो जाएगा 2, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b, तो ई जे क्या आएगा यहाँ पे 2b, 2 रखेंगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी बोलो, 2 प्लस वन 3, 3 टू ज़ा 6, ई जे इज इक्वल टू 6b, यहाँ क्या आएगा ई जे इज इक्वल टू 12b, आप देखते रहे 12 कैसे आएगा, 3 प्लस वन 4, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ क्या आएगा ई जे इज इक्वल टू बोलो 12b के बाद जे की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस वन 5, 5 4 ज़ा 20b। ठीक है, कुछ खास चीज़ नोट की आपने, पहले दो एनर्जी लेवल्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2b। ठीक है, सेकेंड जो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच की दूरी कितनी है 4b, थर्ड वाले के बीच की दूरी कितनी है 6b, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोलो 20 माइनस 12 8b। क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, देखो मैंने डायग्राम भी वैसा बनाया था, मुझे पता है आपने बिल्कुल सोचा होगा कि सर तो क्या है इन्होंने गलती से आड़ा टेढ़ा बना दिया, ऊपर नीचे बना दिया, छोटा बड़ा बना दिया। सर कभी गलती से आड़ा टेढ़ा छोटा बड़ा नहीं बनाते, ये जानबूझ के बनाया था। आप देखो क्या एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि विथ द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लेवल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्या कह कह सकता हूँ, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे दो एनर्जी लेवल्स के बीच की गैपिंग भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने नोट किया। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो j इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी 2b, j इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच की दूरी कितनी 4b। ठीक है, तो सपोज करो इफ अ मॉलिक्यूल इज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम j इज इक्वल टू 0 टू 1 देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 2b, j इज इक्वल टू 1 से 2 कर रहा है तो कितना हो रहा है 4b। तो सपोज करो पहली लाइन मुझे मिली यहाँ पे लेट से 2b पे, पहली लाइन मतलब लेट से मॉलिक्यूल इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 0 टू 1, रोटेशनल एनर्जी की लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कहाँ मिला अगर j इज इक्वल टू 1 से किया तो 4b, तीसरा किया तो कितना 6b, फिर कितना आ रहा है 8b। तो एक तो चीज़ हमने ये डिस्कस करी थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी गैपिंग उनके एनर्जी लेवल्स के बीच का भी क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट टू लाइंस के बीच की दूरी कितनी 2b, सेकेंड और थर्ड के बीच की दूरी कितनी 2b, तीसरे और चौथे के बीच की दूरी कितनी 2b। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, although the energy levels are increasing as the value of the J is increasing, but the energy gapping या energy difference between two consecutive energy levels always remain constant। मतलब पहली लाइन मिलेगी और जो दूसरी लाइन मिलेगी इनकी बीच की दूरी इज द सेम एज जो दूरी सेकेंड लाइन और थर्ड के बीच में है, इज सेम एज जो दूरी थर्ड और फोर्थ के बीच में है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, एज द वैल्यू ऑफ द J is increasing the energy gapping between the two also increases, energy gapping between the two also increases, but all the energy levels are equally spaced, all the energy levels are equally spaced। सारे एनर्जी लेवल्स के बीच की जो दूरी होगी वो सेम होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल ये कहता है कि देखो आप एक बात बताओ, j इजिकल टू 0 से 1 भी एक ट्रांजिशन है, j इजिकल टू 1 से 2 ये भी एक ट्रांजिशन है। तो क्या ऐसे कहीं भी कभी कहीं भी मॉलिक्यूल कहीं भी अगर एक्साइट होगा मतलब 0 से 1, 0 से 2, 1 से 2, 2 से 3, तो इन ऑल सच केसेस वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व रोटेशनल स्पेक्ट्रम। उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो ये है बेटा, जो डेल्टा जे होता है वो या तो +1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए ओनली। मतलब 0 से 1 अलाउड है, 1 से 2 अलाउड है, 2 से 3 अलाउड है,
लेकिन 0 से 2 अलाउड नहीं है। मॉलिक्यूल के पास रोटेशन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम इज नॉट सच एनर्जेटिक कि मॉलिक्यूल सीधा 0 से कूद के कहाँ चला जाए, 2 पे। Such transitions are forbidden transitions and that are not allowed. Only such transitions are allowed in which delta J is equal to plus minus 1 only. Clear? चलिए, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी गैपिंग बिटवीन 2 से 3 कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 6b। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। 3 से 4 के बीच में बोलूं तो क्या बोलोगे, 8b। अच्छा, ये तो कुछ कॉमन लाइंस मैंने आपको दे दी है, पर मैं ऐसा बोलूं जे इक्वल टू लेट से 11 से 12 के बीच में बताओ कितना होगा, तो क्या पूरा एक ट्रीज ड्रॉ करोगे। तो कैन यू डिवाइस जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी बिटवीन जे से J+1, क्योंकि वही अलाउड है ना, मतलब 11 से 12 बोल दिया, 15 से 16 बोल दिया, तो फिर एक एक करके करते रहोगे, नहीं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है v, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, J से J+1 का फॉर्मूला है 2b J+1। ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे J की कौन सी वैल्यू रखनी है, लोअर वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछे 2 से 3 के बीच में क्या होगी बताओ वैल्यू, तो आप J की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रख के देख लो। 2+1 3, 3 2 6, तो 2 से 3 के बीच में दूरी कितनी थी, 6b। 3 से 4 है तो कितनी थी, देखो ना आप यहाँ पे ऊपर, 3 से 4 कितनी थी, 8b। तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे तो J की लोअर वैल्यू रखना, 3+1 4, 4 2 8, सिंपल, डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए ध्यान से बेटा, अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करें तो J इज इक्वल टू 0 से 1, मतलब 0 हम किसको बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट को। 0 से 1 अलाउड है कि डिसअलाउड है, अलाउड है। 1 से 2 अलाउड है, 2 से 3 अलाउड है। पर आपको क्या लगता है कि जो ट्रांजिशन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की है, क्या वही ट्रांजिशन के होने की प्रोबेबिलिटी 1 से 2 की होगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसी होगी, नहीं। किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 0 से 1 होने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर रिसाइड्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब ऑल्दो द सिलेक्शन रूल के हिसाब से 5 to 6 भी अलाउड ट्रांजिशन है, बट हमें पता है J इज इक्वल टू 5 पे, इतने हायर एनर्जी लेवल्स पे मॉलिक्यूल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब ये होता है कि कौन से एनर्जी लेवल्स के बीच की ट्रांजिशन की इंटेंसिटी हाई होगी। ये कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, ये 2 फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। पहला बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कहीं आपने पढ़ा होगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या हो गया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब होता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज अवेलेबल बिटवीन द लोअर एनर्जी लेवल्स एंड द हायर एनर्जी लेवल्स। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे 10 है और एक्साइटेड स्टेट में 0 है, लेट्स सपोज, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत हाई है। लेकिन सपोज करो कि J इज इक्वल टू 1 पे 5 मॉलिक्यूल हैं, J इज इक्वल टू 2 पे 5 हैं, दोनों जगह पे इक्वल हैं, दोनों जगह मॉलिक्यूल्स के नंबर या मॉलिक्यूल के पॉपुलेशन नंबर क्या है, बराबर है। तो उस केस में विल द मॉलिक्यूल्स लाइक टू अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2, नो, बिकॉज दोनों की जगह, अरे यार सिंपल सी बात है ना, आप सपोज कीजिए आप एक फ्लैट में रहते हो, है ना, फ्लैट नहीं बोलना चाहिए, आप एक डुप्लेक्स में रहते हो, नीचे 5 लोग हैं, ऊपर 5 लोग हैं, तो विल क्या कोई मेंबर को ये अर्ज होगी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, कि सोचे एक काम करता हूँ यहाँ पे तो मजा नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता हूँ, नहीं, क्यों, ऊपर भी 5 ही हैं, लेकिन हाँ नीचे 10 लोग हैं, ऊपर पूरा खाली है, तो उनमें से तो कुछ लोग चाहेंगे ना कि एक काम करता हूँ ऊपर पूरा खाली है, 2-3 लोग एक काम करते हैं ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, वो तब होता है जब देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज पॉपुलेटिंग एट द लोअर लेवल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हायर लेवल। ठीक है, तो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो पॉपुलेशन होगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा, वो कैसे निकाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि कहता है N2/N1। N1 is the number of molecules in lower energy level, N2 is the number of molecules in higher energy level, is equal to e की power minus delta E by kT। delta E is the energy difference between the two energy levels। A क्या है बेटा यहाँ पे आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया बेटा, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल्स का। ऑब्वियसली अगर हम बात करें, जैसे इसको मैं अगर आपको सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पढ़ाता हूँ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास केवल कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल केवल कितने हैं, एक है। नेक्स्ट अगर हम n इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं तो s के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, p ऑर्बिटल। बट p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py एंड pz। लेकिन n इज इक्वल टू 2 पे मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स px py pz, तो क्या तीनों की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी डिफरेंट आएंगी, नहीं, तीनों की एनर्जी क्या आएंगी, सेम आएंगी। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डीजेनरेसी। हम क्या कहेंगे कि तीनों p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से जब हम n इज इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स आएंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होगी, नहीं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट इन n इज इक्वल टू 3। हाँ, n इज इक्वल टू 4 पे जाओगे तो डेफिनेटली जो एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट होगी जो n इज इक्वल टू 3 पे। तो डीजेनरेसी का मतलब फॉर गिवन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जैसे वहाँ n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ वहाँ पे बस आप n ध्यान रख लेना, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे किससे कर देना, j से। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ j हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब वहाँ पे कितने डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। तो j इक्वल टू 0 पे तो केवल कितने होते हैं, 1, एक ही सिंग, इट्स अ नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल। j इक्वल टू 1 पे जाते हो तो बेसिकली अब इसको है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं। डीजेनरेसी निकालने का फॉर्मूला इट्स रफली आप ऐसे समझ लो 2j+1, ठीक है। फॉर्मूला है इसका p इजिकल टू जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके जो कंपोनेंट बनते हैं उससे हम निकालते हैं, बट फॉर द टाइमिंग यू जस्ट लीव इट। आप तो ये ध्यान रख लो 2j+1। जैसे अगर j इजिकल टू 0 कर दे तो आंसर कितना आएगा, केवल 1। j इजिकल टू 1 कर दे तो आंसर कितना आएगा, 3। जैसे वहाँ पे p ऑर्बिटल्स थे ना, वैसे यहाँ पे ये चीज़ है। तो 2j+1 दिस इज कॉल्ड एज द डीजेनरेसी। इन दो फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन लाइंस, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सरसाइज करवाता हूँ। लेट्स से कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन E2 E1, मतलब 1 और 2 के बीच में कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो पहले डीजेनरेसी कैलकुलेट करना। देखो इंटेंसिटी मैंने कहा ना दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2 थिंग्स। फर्स्ट इज डीजेनरेसी मल्टीप्लाई बाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, n2 इजिकल टू n2 बाई n1 इजिकल टू e की पावर माइनस डेल्टा e बाई के टी, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा 2 से 1 के बीच में, 2 से 1 के बीच में क्या होगा। या एक काम करते हैं 2 से 1 कर लेते हैं, 1 से 0 कर लेते हैं, ठीक है। पहले 1 से 0 के बीच में क्या होगा, तो बताइए जब 1 होगा, j की वैल्यू 1 होगी तो डीजेनरेसी कितनी होगी, 3। जब j की वैल्यू 0 होगी तो डीजेनरेसी कितनी होगी, 1। ये तो हो गई डीजेनरेसी। अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम निकालें तो n2 बाई n1, n1 बाई n0, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, e की पावर माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो लेट्स से मैं इसको सिंपली अभी लिख रहा हूँ E1 माइनस E0, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहा, बाई के टी, ठीक। अब इसी तरीके से जरा सा आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ, n इजिकल टू लेट्स से ई, अभी हमने कहाँ से किया था, 2 से 1 से 0 किया था। अब 2 से 1 करके बताओ, तो 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, ये करेंगे तो कितना आएगा 3, e की पावर माइनस E2 माइनस E1 बाई के टी। इस तरीके से चलता जाएगा। चलो एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। n की वैल्यू E3 से n की वैल्यू E2, ये कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, अगर n की वैल्यू 3 रख दें तो 3 रखें तो बताओ कितना आएगा बेटा। अरे ये आपको दिया ना डीजेनरेसी, 3 2 6, 6 + 1 कितना होगा 7, 7/5 e की पावर माइनस E3 माइनस E2 बाई के टी। अच्छा आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो पहले से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जैसे जैसे मैं e की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे बताओ पहले वाले टर्म को अगर मैं सॉल्व करूँगा, आई एम नॉट सॉल्विंग एट ऑल,
आप बस एक रफ एस्टिमेट करके खुद है ना इसे मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, हाँ, यू हैव टू जस्ट मेक अ रैंडम गेस, ये टर्म को सॉल्व करूं तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की, फर्स्ट और टू। देखो ये 3/1 कितना होता है 3, ये 5/3 है, डेट इज समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। तो ये फैक्टर जो मल्टीप्लायर में है ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है इससे, और ऐसे करते करते जैसे आप और आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई में कम होती जाएगी। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये हो रही है जो मल्टीप्लायर फैक्टर है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिस चीज़ से, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस थिंग E1 माइनस E0। अब आप बताओ E1 माइनस E0, लेट्स से KT तो सब में कांस्टेंट है। आपको ये मैंने बताया था 1 और 0 के बीच की एनर्जी कितनी है 2B, ये एनर्जी कितनी है 2 - 1 कितना था, 2 - 1 कितना था, भूल गए, देखो 2 से 1 कितना था 4B। ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी, इनिशियली 2B 4B 5B 6B, ये टर्म्स क्या हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो मल्टीप्लायर वाला फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर कोई चीज़ लेट्स से z = x × y है, y बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, x बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 में जब मैं सॉल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, 1 की, फॉर द टू रीजन। फर्स्ट द मल्टीप्लायर फैक्टर, सेकेंड रीजन इज अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये चीज़ बेटा किस में है, माइनस में। तो माइनस में कोई चीज़ बढ़ती तो ओवरऑल ये क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब क्या हो गया, n1 मतलब E1 से E0 is greater than N2, E2 minus E1 is greater than N3, that is E3 minus E2। मतलब जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी या इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस भी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं अगर एक ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, किस किस के बीच में, I वर्सेस J के बीच में, तो क्या होगा, इनिशियली इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ J। लेकिन जैसे जैसे आप J की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दोगे तो क्या ये बढ़ती जाएगी, नहीं, ये क्या होती जाएगी, फाइनली कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू 0। वाई, J की वैल्यू जैसे जैसे बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ 6B की जगह आप अगर यहाँ पे 100B कर दो, मान लो 20B 30B, तो e की पावर माइनस में जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये एक्सपोनेंशियली क्या होती जाएगी, कम। इनिशियली क्यों बढ़ रही है, इनिशियली क्योंकि इनिशियली जो मल्टीप्लायर वाला फैक्टर है ना ये इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। भाई मल्टीप्लिकेशन में ये इट्स अ पॉजिटिव नंबर है ना, तो इनिशियली तो ये बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एज द वैल्यू ऑफ J इंक्रीजेस टू अ वेरी सब्सटेंशियल लेवल देन इट विल अल्टीमेटली गोस डाउन। तो इसका मतलब इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पे फिर भी आपको ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप J की वैल्यू और हायर पे जाओगे वहाँ पे आपको पता है मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन भी क्या होती जाएगी, कम। मुझे ये वैल्यू चाहिए, व्हाट इज दिस वैल्यू, आप मुझे बता सकते हो क्या है। यहाँ पे जो J की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, Jmax। Jmax मतलब मुझे J की वो वैल्यू चाहिए जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। कैसे निकालोगे, GPC जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पता ही एक बेल शेप कर्व है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका मैंने बताया था। y और x के बीच में अगर मुझे एक कर्व दिया गया है और मुझे उसके ymax या ymax निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ, सिंपली dy/dx कर दूंगा और इसको किसके बराबर को सॉल्व कर दूंगा, 0, एंड आई विल सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ I बेसिकली क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इंटेंसिटी इसी बात पे तो डिपेंड करेगी ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो बेसिकली DI कह लो या DN कह लो, DN/dJ, इसको मेरे को क्या कर देना है, बस 0 के बराबर पुट कर देना है और मुझे J की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो चाहो तो आप इसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दो, चाहे तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख के दे सकता हूँ, आपके लिए शायद ये ज़्यादा बेटर होगा। इट शुड बी KT/2BHC का √ -½ ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो J के एक्सप्रेशन को लेके। कैसे एक्सप्रेशन को लोगे J को, वही
ये जो n की वैल्यू है ना, मैंने आपको बताई थी 3/1 या 2j+1 डिजनरेसी। अरे यार, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा बताओ, 2j+1 जो कि क्या है डिजनरेसी इंटू ई की पावर माइनस, अब मैं BHC कर दूं J+1/kT। वाई मैंने HC से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा आंसर किस में आ जाए, जूल्स में आ जाए, ठीक है। तो दिस वैल्यू इट्स रिटर्न इन जूल्स। नेक्स्ट लिखिए बेटा इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब आइसोटोप की वजह से क्या फर्क आएगा। तो देखो व्हेन अ पर्टिकुलर, इसमें चाहो तो लिख लो पहले, व्हेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसोटोप, व्हेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसोटोप, फॉर एग्जांपल H2 की जगह मैंने अगर HD कर दिया, एक H को हटा के D से रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो आपको तो ये पता है जो B की वैल्यू होती है वो क्या होती है, H/8π²IC, मतलब जो B है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। और आपको पता है I क्या है, μr², मतलब I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस्ड मास के। तो जो भी अंतर आएगा आइसोटोप में वो किसके में आएगा, केवल मास में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेट्स से बी इज द रोटेशनल, बी क्या है मैंने आपको बताया था, देखो जे और उसमें कंफ्यूज मत होना, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, बी क्या रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ अ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, एंड बी डैश इज अ रोटेशनल कांस्टेंट फॉर एन आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल, दैट विल बी इक्वल टू I डैश अपॉन I एंड दैट इज इक्वल टू म्यू डैश अपॉन म्यू, है ना। ये चीज हम पे फर्क पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो लाइंस आपको पहले 2b पे मिल रही थी वो 2b पे ना मिलके 2b से थोड़ा कम पे मिलेंगी। j इक्वल टू 2 पे जो आपको 4b पे मिल रही थी वो 6b पे मिल रही थी, वो 6b पे ना मिलके 6b से थोड़ा कम मिलेंगी। बट जैसे जैसे आप j की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये जो इफेक्ट है डिक्रीज होने का ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब है ना, समझ में आ रहा है कि जब ग्राउंड सेट 0 है तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 पे क्या होगा 2b, लेकिन आइसोटोप के केस में क्या होगा 2b से थोड़ा कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप j बढ़ाओगे वैसे वैसे b भी उस प्रपोर्शन में क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि आइसोटोप का मास हैवी होता है, मॉलिक्यूल रोटेट धीरे धीरे करेगा। समझ में आएगा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो विद दिस विल एंड अवर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हेडिंग डाल के रख लीजिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।